नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मानिया समाचार। आपके साथ मैं हूं महजबीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूदगी है 5 पार्टियों के दिग्गजों की। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष सद्दाम खान, कांग्रेस पार्टी के नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद मंसूर खान, भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य संतोष पांडे, जन अधिकार पार्टी जिला प्रभारी तेवारू कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता व्यास मुनिराम। तो सबसे पहले संतोष पांडे जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में जनता का रुझान किस ओर बढ़ता नजर आ रहा है? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार आप लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, हमारा हमने जो 5 साल सरकार हमारी जो चली है माननीय योगी जी महाराज जी की, उनके द्वारा जो भी विकास कार्य हो, कानून व्यवस्था हो और जिन जिन मुद्दों पर जो हमारे यहाँ हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है, हमारी संस्कृति को भी ध्यान में रखते हुए हमारे इन सब विषयों पर जो हमने चौमुखी विकास किया है, उन विकास को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा इस बात नीचे कर सकता हूँ। तो उन विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए मैं एक लाइन और बोल देना चाहता हूँ। पहले जरूरी है कि पहले ये सब लोग जाने कि भारतीय जनता पार्टी किस मिशन पे काम करती है। सबके मिशन है, सभी दलों के। भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर रहे हैं, जो संस्थापक रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब संगठन बनाया भारतीय जनता पार्टी को, तो उनका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि एकात्म मानववाद पर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। एकात्म मानववाद का अर्थ यह होता है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जहां तक विकास कार्य नहीं पहुंचते हैं। कभी किसी जमाने में राजीव गांधी जी ने कहा था कि विकास कार्य हम बेचते हैं 1 रुपए, पहुंचता है 5 पैसे 10 पैसे पहुंचता है। तो हम उस 1 रुपए को वहां तक पहुंचाने के लिए जो हमने विकास कार्य किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर जो हमने समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपने विकास कार्यों को पहुंचाने का हमने जो काम किया है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम उस पर खरा उतरे हैं। हमें पूरा दावा है, विश्वास है और उसी विषय को ध्यान में रखते हम चुनाव में जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता फिर से हमें मौका देगी और हम पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार बनाएंगे। सद्दाम खान जी, प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। प्रतिक्रिया, जैसे हमारे सहयोगी संतोष जी ने बताया कि हर व्यक्ति तक इनकी संभाव मदद पहुंच रही है, लेकिन हमें तो धरातल पे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ किसान परेशान है, खाद के लिए परेशान है, खाद्य थानों में बट रही हैं, नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, कहीं रोजगार नहीं है। जब भाजपा सरकार सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कहा था, जब सत्ता में हम आएंगे तो हर वर्ग के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर वर्ष। और उन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार छीन लिया। एयरलाइंस बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, सब कुछ उन्होंने बेच दिया। तो किस मुद्दे पर इन लोगों ने काम किया है? आप जामानिया में अगर आएंगे तो जामानिया विधानसभा आप देखेंगे तो जो हमारे पिछले कार्य में सरकार ने कार्य किया था समाजवादी पार्टी ने, जैसे कि आप गंगा कटान ले लीजिए। गंगा कटान प्रदेश का नंबर 1 कार्य है, जो अब तक कहीं नहीं हुआ था, जो माननीय पर्यटन मंत्री मुखर्जी ने जामानिया में कराया। उसके बाद टीबी रोड जो आपको मेदिनीपुर से बक्सर के लिए जोड़ती है। उसके बाद अब नई बाजार से रोड जाके करमरी जोड़ती है। ये सब रोडों का कार्य हुआ। आज के डेट में आप जाएंगे आप खड़ीचा के लिए, तो वहां 2 ट्रैक्टर सिर्फ गिट्टी गिराकर उस पर सिलापट लगा दिया गया है माननीय विधायक जी कलकर्म द्वारा। गड्ढा है 1.5 फुट का, रोड कहीं बनी नहीं है, गिट्टी गिराकर बस दिखा दिया गया है कि रोड बन चुकी है। बस सारा कार्य इन लोगों का कागज में है और ये धरातल में कुछ है ही नहीं है। संतोष पांडे जी, आपकी सरकार पे इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी सरकार का जो कार्य है वो केवल डॉक्यूमेंट्री है, धरातल पर आपके कार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहले तो एक मुद्दा जो आप भाई साहब ने कहा कि सद्दाम भाई ने कहा कि रोजगार को देखिए, हमारे देश की जो 125 करोड़ जो जनता है, हम एक व्यक्ति को रोजगार का मतलब पहले क्या है, प्रश्न ये उठता है। क्या रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है? अगर सरकारी नौकरी है तो क्या किस सरकार ने सभी को सरकार नौकरी क्या दे सकते हैं? ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है कि हम बेरोजगार हैं बोर्ड लेके खड़े हो गए। रोजगार का मतलब यह कि स्किल डेवलपमेंट पे हमने कितना काम किया।
लोगों को रोजगार कितने लोन मुहैया कराया, कितने लोगों को लघु उद्योग के माध्यम से काम कराया, इस विषय पर अगर हम अगर अपना डाटा देंगे तो मैं समझता हूं कि उतना पूर्व के 70 सालों में मैं अगर देखता हूं जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, भाई जनसंख्या पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर इस पर देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट पर जो भी हमारे कार्य होते हैं, जिन लोगों को रोजगार बिल्कुल मिला है। संतोष जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले लें। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? हम जो वर्तमान सरकार है इसकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारा जो वोट है, हमारे समाज का पिछड़ा अल्पसंख्यक, इसका ये लोग वोट तो ले लेते हैं कि जब हक हिस्से की बात आती है तो हम लोग को बांट देते हैं कि आप कुशवाहा हैं तो आप मौर्य हैं, तो आप हरिजन है, तो आप मियाँ हैं, मुसलमान हैं, जातिवाद में बांट देते हैं। लेकिन जब वोट लेना रहता है तो बीजेपी कहती है कि हम हिंदू हैं। तो हमें आज के डेट में हमारी एक पार्टी बनी है जिसका नाम है जन अधिकार पार्टी। उसका कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी में हमको हर चीज का हिस्सा चाहिए। अभी आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है? हमारी पार्टी का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, शासन सत्ता हो, नौकरी हो, हर चीज में, बालू का ठेका हो, दारू का ठेका हो, सब में हमको हक चाहिए। हमारा यही मुद्दा है, हम इसी पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी यास्मीन जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि आपकी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उतरने वाली है? मैडम जी, सबसे पहले चीज तो ये है कि हमारी पार्टी एजुकेशन पे विशेष तौर से ध्यान देती है। जो विकास की परिभाषा हमारे गुरुदेव जी ने बताया है, उन्होंने अपने तरीके से जो बताया, विकास का मतलब ये होता है कि पंक्ति के पिछले व्यक्ति के चेहरे पे अगर मुस्कान आ जाए तो उसे हम विकास कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विकास के साथ साथ जो देश की हमारी दशा और दिशा, भाईचारा बिगड़ी है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से जो भाईचारा पहले हुआ करता था, आज के डेट में जो भाईचारा बिगड़ा है, ये गंगा जमुनी की तहजीब, इस देश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले जो शहीद हुए थे, उनका ये इस तरह के भारत का सपना नहीं था। वो अखंड भारत को खंड खंड करने वाले भारतीय जनता समाज पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन महापुरुषों के, देश के शहीदों के लड़ाई में बलिदान को, भारत माँ को आजाद कराने के लिए, एक खुदीराम बोस की आपको बात बताता हूँ कि देश का युवा मात्र 19 साल का था और देश की आजादी की लड़ाई में जितने शहीद हुए हैं, उन क्रांतिकारियों के साथ बोला, मैं भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी। मोहम्मद मंसूर खान जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी कि इस बार के चुनावी मैदान में जनता का रुझान आपकी ओर है। इस चीजों को ध्यान में रख के आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? हमारा मुद्दा असल विकास का मुद्दा होगा। और जब तक 35 साल हो गए आज, जब मैं प्रदेश का विकास छोड़ दूं, अपने जमानिया का खास विकास देखूं कि 35 सालों से जमानिया का विकास रुका हुआ है। अस्पताल है, इलाज के लिए नहीं, रेफर करने के लिए। विकास ये नहीं होता कि थाने में जाके किसी की पैरवी कर दे, कचहरी में जाके किसी की पैरवी कर दे, बल्कि जनता तक हर चीज को मुहैया कराना विकास होता है। और यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, खेल सबसे बड़ा मसला। सपा को लोगों ने कई मर्तबा चांस दिया, यहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं हमारे माननीय ओम प्रकाश जी। एक खेल का मैदान नहीं है। आपकी पार्टी पर खेल को लेकर बहुत पिछड़ा होने का आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? खेल पर पिछड़ा सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने खेल, संगीत के मुद्दे पे आप जब जाएंगी तो संगीत में पदक सिर्फ समाजवादी पार्टी ने दिया। और खेल में भी आज इस समय जो इकाना स्टेडियम बना है लखनऊ में, अखिलेश यादव जी की देन है। आज लखनऊ में आईपीएल की टीमें भी खेलेंगी, जो कि इससे पहले कभी नहीं खेली। इस बार जो आईपीएल होगा उसमें खेल में लखनऊ की टीमें खेलेंगी, यूपी की टीम के नाम से। और जिस तरह भाई साहब ने बताया कि विकास नहीं हुआ, विकास अगर नहीं हुआ तो गंगा कटान किसने कराया, पक्का पुल किसने बनाया, 7 सब स्टेशन, आज हमें जो बिजली मिल रही है 24 घंटा, 7 सब स्टेशन किसने बनाया, 12 पानी टंकी किसने बनाया। अगर वो भाजपा का कहना यह है समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम औरत के लिए काम करती है, सिर्फ कब्रिस्तान के लिए काम करती है, तो जब कब्रिस्तान के लिए काम किया है तो 12 घाट पक्का हमने बनाया है, जामारिया बनाया है, कहमर बनाया है, और सप्पल में पूरे बनाया है, ऐसे 12 घाट हमने बनाया है। और जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, तो जब भाई साहब बोल रहे हैं कि 35 सालों में विकास नहीं हुआ जामारिया का, जब विकास नहीं हुआ तो आज आप जो इस स्थिति में बैठे हैं, ये किसकी देन है?
मंजूर जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये समाजवादी पार्टी का विकास है। किसका विकास? विकास ये है कि यहाँ लोगों को रोजगार मिले। आप कैबिनेट मंत्री थे, आप विकास के लिए यहाँ लोगों के लिए रोजगार का कोई ऐसा चीज मुहैया कराते, कोई कारखाना बनाते जिससे लोग कार्य करते, 2 पैसा कमाते। ये विकास नहीं हुआ। जमानिया बहुत पिछड़ा है। पूरे प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा कोई विधानसभा है तो मैं समझता हूँ कि जमानिया विधानसभा है। सपा, बसपा और भाजपा को जनता ने बार बार चांस दिया, मगर इनकी राजनीति अब जनता भी समझ चुकी है। अगर हमारी पार्टी को जनता एक मर्तबा मौका दे तो पिछले 35 साल पहले जो कांग्रेस ने विकास किया था वो विकास दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और जनता समझ चुकी है। बुआ, बबुआ और बाबा की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता खूब बाखूबी अच्छे तरीके से। सद्दाम खान जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगी। हमारी टिप्पणी इनसे यही है कि ये पहले अपनी पार्टी बचाए। ये हमारे को जो प्रत्याशी लोग आ रहे हैं ये अपने पहले पार्टी बचाए। ये इन्होंने 70 साल, जैसे ये बोल रहे हैं 70-35 साल पहले जमानिया में विकास हुआ, तो जमानिया में 35 साल पहले क्या विकास हुआ था, क्या था? आपने अपने कुछ कार्य गिनवाई जिनसे इस चीज को माने कि विकास हुआ था उस समय में? जमानिया में ये विकास हुआ कि लोगों को सरकारी नौकरी मिली, पावर हाउस बने, कचहरी बने, थाना बने, सब कुछ तो जनरल बसर साहब के जमाने में बना। इन्होंने कार्य गिना दिए। ये कोई मुद्दा थोड़ी है बना जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बढ़ेगा भी, तो विकास थोड़ा ही हुआ। वो तो प्रकृति की देन है। जब तहसील यहाँ बना, एक सौराय में तहसील बना, मंत्री जी ने बनाया, डेवलपमेंट हुआ, देवड़ी में ब्लॉक बनाया, रेवतीपुर में अलग ब्लॉक बनाया, तो ये भी तो विकास है। ये क्या है? ये क्या इनके नजर में है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये विकास हमारे मानने से ये विकास नहीं है। हमें रोजगार चाहिए। इनका मुद्दा है कि हमारा विकास अगर विकास होता, विकास अगर ये किए होते तो 35 साल से यूपी के सत्ता से बाहर नहीं होते हमारी। और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ये इन लोगों का अंदाजा नहीं है। जनता जाग चुकी है। किसान जितना परेशान। अच्छा बताइए, आज चुनाव है, सारी पार्टियां चुनाव मुद्दे में आ रही है। 5 साल लाठी हम खाएंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे हम, बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे हम, रोड के लिए लड़ेंगे हम। जिम्मेदार कौन है? चाहिए भाजपा, सीधा भाजपा नाम बदलना। संतोष जी, आपकी पार्टी पे इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि इन सारे किसान की परेशानी, बेरोजगारी, सड़कों की बेकार स्थिति, सबका कारण भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, अगर अब पूरे प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो ये लोग स्थानीय मुद्दे बात कर रहे हैं, मैं स्थानीय मुद्दे पर भी अगर मुझे 5 मिनट समय दिया जाए तो विधायक जी पर, हमारी जो विधायिका है सुनीता सिंह जी, उन्होंने क्या कार्य किया है? कुछ नहीं किया है, लोग कह रहे हैं। तो मैं उसकी एक छोटी सी सूची पढ़ दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, उसको आप चाहे सूची पढ़ देता हूँ, है ना। और रही बात, मैंने पहले बोला कि रोजगार का मतलब बार बार एक सरकारी नौकरी और सारी वैकेंसी, सब जो जितनी सिस्टम है वो सब निकलते हैं। सबसे बड़ा छल क्या होता है, इन लोगों के समय में जब वैकेंसी निकला करती थी तो पता चला कि रिजल्ट को लेट कर दिया इन लोगों ने, और उसमें जो है पता चला कि यादव में भी यही स्थिति थी कि जब वैकेंसी निकलती थी तो पूर्वांचल का यादव कि पश्चिम का यादव, उसमें भी वैरायटी हुआ करती थी। और बहुत सारी फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके, बहुत अखिलेश यादव जी की सरकार में यहाँ तो 3 मंत्री थे हमारे जिले में। सद्दाम जी, जातिवाद का आरोप लग रहा है। जातिवाद यादव जातिवाद। आज थाना कौन चला रहा है? हम आपसे पूछे, थाना कौन चला रहा है? डीएम कहाँ कौन डीएम बैठे हैं? ये जातिवाद नहीं है। और इनका विकास सद्दाम को संतोष कर देना, ये इनका विकास है। बस ये कागज गिरा रहेंगे। हालात में दिखाइए हमें। पकौड़ा तलना विकास है। हम पीएचडी करके, एमबीए करके, बीटेक करके पकौड़ा तले, ये विकास है। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया। ये देखिए, ये बताइए, इस बार की सरकार जो इन सबका आरोप लगाया जा रहा है, यहाँ पे आप कितने सहमत हैं इन सबकी बातों से? देखिए, बता रहे आप सहमत की नहीं, मेरी विचारधारा को सुनेंगे तब मैं बताऊंगा जी। सबसे बड़ी चीज है कि अब तक के जो स्थानीय व्यवस्था ने कहा है कि स्थानीय बातों पे करे, जो देश का निर्माण होगा। मैं वो बात कहने जा रहा था, लेकिन आप मुझे छोड़ करके वहाँ चली गए। जी, मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि देश की आजादी की लड़ाई में उस एक छोटे से नौजवान ने जो 19 साल की उम्र में देश की आजादी की लड़ाई में कूद गया और जनरल डायर के ऊपर जब बम फेंक दिया तो अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको ले गए सब, और अंग्रेजों ने उसे फांसी का सजा सुना दिया। जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो खुदीराम बोस से पूछा जाता है कि खुदीराम बोस ये बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? खुदीराम बोस कहता है, जिस वीरांगना ने मुझे पैदा किया है उस मेरे वीरांगना मेरी माँ का दर्शन करा दो। खुदीराम बोस की माँ आती है और जब तख्ते पे खड़ा है बेटा उनका,
और खुदीराम बोस की माँ कहती है आंखों में आंसू ले हुए कि अरे खुदीराम बोस, तू ये मत समझना कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुम फांसी पे चढ़ रहे हो इसलिए मैं रो रही हूँ। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि अगर एक बेटा मेरा और होता तो इस भारत माँ को आजाद कराने के लिए उसे भी सूली पे चढ़ा देती। क्या उस माँ ने अपने बेटे की कुर्बानी इसी भारत की सपना देखने के लिए किया था? ये जातिवाद, भाई भतीजावाद, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनिए, मैं फिर आपके पास लौटूंगी, मैं अपनी आपकी बात पूरी करेंगे। आपकी पार्टी में लगातार जातिवाद का आरोप लगा है, भाई भतीजावाद का आरोप जातिवाद अच्छा ही बताइए, जातिवाद भाई भतीजा। आज जैसे उन्होंने कहा है कि जातिवाद अगर होता तो सारे दल के लोग हमारी पार्टी में नहीं आते। हमारी पार्टी ने जो काम SC ST के लिए किया है वो बैकवर्ड के लिए किया है, जितना फॉरवर्ड के लिए किया है उतना अग्रणी के लिए किया, उतना पिछड़े के लिए किया है। और अगर आज के डेट में पाकिस्तान और मुसलमान ये दो नाम निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा बताइए, मंदिर से रोजगार मिलेगा? मंदिर से रोजगार मिलेगा? किसी निहत्थे की हत्या करने से रोजगार मिलेगा आपको? मॉब लिंचिंग से रोजगार मिलेगा आपको? कितना फर्क पड़ेगी? 2014 से पहले जब आ जाएंगे आप तो किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाया जाता था। 2014 के बाद उस व्यक्ति को उसके जात से बुलाया जा रहा है। ये नफरत किसने बोली है? इससे पहले नफरत ये कहाँ था? ये सब चीजें हम पूछना चाहते हैं। ये हमको काम गिना रहा है व्हाट्सएप फेसबुक पे, मैसेंजर पे। व्हाट्सएप फेसबुक से देश चलेगा? फिर से लौटेंगे। उन्होंने तो आपकी टिप्पणी को सीधा सीधा गलत साबित कर दिया। क्या कहना मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा जातिवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, प्रमोशन में आरक्षण की बिल इनके ही रिव्यू में सदन में फाड़ा गया। तो उनका सांसद वीर सिंह था, उसने फाड़ा था। प्रमोशन में आरक्षण हुआ, ठेकेदारी में आरक्षण हुआ, माननीय कांचीराम विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया। ये क्यों नहीं किया? हर जगह ये इन्होंने इनकी दूषित मानसिकता है। कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आप ले लीजिए, 2015 में IAS की परीक्षा हुई थी। IAS के एग्जाम में क्या हुआ? क्रीमिलेयर ला दिया गया। वो क्रीमिलेयर कितना कि एक क्लर्क का तनख्वाह 6 लाख से ऊपर होगी, वो आरक्षण के दायरे में नहीं आएगा। ये जितने लोग आज सर्विस कर रहे हैं 4th क्लास से लेकर क्लर्क ग्रेड तक, वो अपने बच्चे को IAS का सपना तो निकाल ही दे दिमाग से, क्योंकि क्रीमिलेयर जो 6 लाख से ऊपर जब तनख्वाह हो जाएगी तो वो उस आरक्षण में नहीं आएगा। तो ये दोनों लोग वही करते हैं। वो जब थोड़े हाई लेवल पे करते हैं तो थोड़ा ये नीचे लेवल पे करते हैं। लेकिन जो सामाजिक स्तरीकरण बना है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, हमारे दिमाग से, दलितों के विचार से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों उसके शिकार है। संतोष जी, आपकी राय चाहूंगी। दलितों का विकास आपका मुद्दा नहीं है, ऐसा कहना है व्यासमुनि जी का, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों और दलितों का ही सबसे ज्यादा विकास हुआ। किस तरीके से? सबसे ज्यादा आवास इतने बरस में, बता दे रहा हूँ मैं, आज भी आप सर्वे कर रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा, 4.5 लाख आवास, जितना आवास आज दलित समाज में बना है, मतलब जो समाज का अंतिम व्यक्ति में सब आ गए, उसमें चाहे मुसलमान हो, कोई कहीं पक्षपात नहीं हुआ है, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज का कोई हो, चाहे दलित समाज कोई भी हो, आवास के लिए या जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो चीज मिला है, शौचालय मिला है या उज्ज्वला योजना के तहत मिला है या आयुष्मान कार्ड मिला है, जो भी विकास कार्य मिले हैं, सबसे ज्यादा लाभ संतोष पांडे को नहीं मिला है। या कहने का मतलब कि हम भारतीय जनता पार्टी के कैडर है, लेकिन समाज का जो पिछड़ा व्यक्ति है, निचला स्तर पे व्यक्ति है, उन्हें बिल्कुल बिना भेदभाव के, ऐसा नहीं देखा गया कि वो बसपा के है तो सपा के है तो भाजपा के है, ऐसा नहीं है। सबके साथ आवास के मामले में आप जाकर देखिए, जनता चिल्ला रही है और सभी समाज के लोग चिल्ला रहे हैं, इनको नकार दिए, लोग तो फ्रस्ट्रेशन में है। ये आज के डेट में इस समय इन लोगों के पास कोई लाख बात बोले, लेकिन जनता के पास जब जाएंगी, 70 बरस में आज तक की सरकार में क्यों नहीं भाई दलित के मसीहा थे, तो दलित को एक आवास के मामले में कांसीराम आवास बनता था, लेकिन जिस तरह से आवास बांटे गए हैं ना आज, वो बस्तियों में जाकर सर्वे करेंगी ये कोरोना काल में। या मैं आपके पास लौटूंगी। मुझे मैं तो देख रहा हूँ, मुझे पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है, क्षमा करें। समय का अभाव है, समय नहीं। विकास क्या है दलितों के? जल्दी लेने बात। हाथरस में लड़की को जला दिया गया, ये विकास था।
लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, यही विकास था बीजेपी का। मुसलमानों को हर जगह परेशान करना, दलितों को परेशान करना, ये बीजेपी का असल विकास। जल्दी से आपको टिप्पणी चाहूंगी संतोष जी, हाथरस वाले कांड पे, हाथरस का कांड इन्होंने गिनाया। उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं? प्रश्न इसके जवाब। अगर किसी कोई एक व्यक्ति कुछ भी हो, अगर किसी विधायक या किसी का भी अगर उसने कुछ कांड हुआ है, वहां किसकी गलती नहीं, वो तो कोर्ट करेगा। क्या उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं हुई तो बताइए। जी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। हमारी तो भाई नई पार्टी है, अभी तो अपने हक हिस्से की लड़ाई में लड़ रहा हूँ और हम लोग जो है पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? सर जी, दोनों लोग एक ही शिकंजे के पहलू हैं। ये थोड़ा किए कम किए, लेकिन किए दोनों लोग हैं गलती। ये लोग हक के हिस्सा देने की बात आती है तो फिर अपना मुंह बटोर लेते हैं। आज जब चुनाव लड़ना होता है तो कहते हैं कि मैं समाजवादी हूँ, ये कह देते हैं कि हम बीजेपी के हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। ये दोनों लोग मैं चाहता हूँ कि ठीक है, कोई बात हो, कोई विकास होता है तो हक हिस्सा सबको दिया जाए। हम वोट लेना होता है तो यही बीजेपी हिंदू के नाम पर हमारा वोट ले लेती है, जब हक हिस्सा देने की बात आती है तो हमको जात में बांट देती है। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी पे जातिवाद का आरोप फिर से लग रहा है। बिल्कुल गलत है। यह तो सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, सभी लोग उसमें हैं, सभी जाति धर्म के लोग उसमें हैं। इन लोगों की पार्टियों में तो सीधा ब्लेम लगता है कि अभी तो अपर्णा यादव जी चली आई है ना, अभी कह रहे थे भाई साहब जी। चर्चा को आगे भी शुरू करेंगे। एक मिनट, मैं इसके साथ ही आपको बता दूं कि समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से इस चर्चा को शुरू करेंगी मेरी सहयोगी सौम्या जी। तब तक के लिए नमस्कार। कोरोना से परहेज से हम मर जाएंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे। हम तक नहाल जाई तो तनी पुण्य मिली ही ना। हम लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद, हमारा योगी बाबा जिंदाबाद। मोदी जी यहाँ गुजरात, योगी जी यहाँ गोरखपुर। यहाँ की विधायिका हैं, जितना बड़ा उनका टिकुली है उतना बड़ा उनका गड्ढा है। हमारे विधायक सुनीता जी हैं, बिल्कुल काम नहीं की। धन्यवाद महजबीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म बहस चालू है और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि सांप्रदायिक जहर की वजह से जनता ने 2017 में समाजवादी पार्टी को 2017 में उखाड़ फेंका था सत्ता से। तो हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे हमारे साथ संतोष पांडे जी मौजूद हैं, भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि संतोष जी, जब किसानों ने 3 कानून लागू हुआ था किसानों के लिए, तो जब अखिलेश यादव की विजय यात्रा निकली तो उसे बिल वापस ले लिया गया, जो ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी किसानों की ही का दल है। ऐसा नहीं कि किसानों के विरोध में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है। जो बिल बने थे, हकीकत में इन लोगों को सिर्फ किसानों का एक काला कानून के आगे इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। हकीकत है कि उस बिल को वापस ले लिया गया लोगों के सम्मान में, जनता के सम्मान में, कि रही ठीक है। लेकिन जो बिल बने थे, इसमें बिचौलिए जो थे, जितने बिचौलिए थे, बिचौलियों को हटाने के लिए ये व्यवस्था बनी थी कि सरकार का सीधा लाभ किसान को मिले, किसान अपनी मंडी में अपना अनाज स्वयं बेच सके। वो इस तरह की ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन अब जनता ने जब उसमें जो आज भी मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि बिचौलिए उसमें सक्सेस हो गए, किसानों का नुकसान हुआ। किसानों ने वहां आंदोलन में किसान नहीं बैठते थे। और रही बात कि अखिलेश यादव जी के यात्रा पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी इतने बड़े कद के, अभी राष्ट्रीय स्तर के कद के, उस ढंग से नहीं देखा जा सकता उनको। पूरे हिंदुस्तान में उनकी सीटें नहीं है कि वो प्रदेश में कर सकते हैं कि उनके नाम पर जो है बिल वापस गया, ऐसा कोई बात नहीं है। रही गई बात, ठीक है, पंजाब वगैरह और जहां के किसानों को तकलीफ रही, उसमें मैं तो यही मानूंगा कि जो किसान थे एक्चुअल में वो खुश थे। लेकिन जो उसमें बिचौलिए थे, जो उस तरह के जो लोग उसकी आड़ में जो लोग उसका ध्रुवीकरण कर रहे थे, उन लोगों ने जो है उनको ये जो उनकी भीड़ जुटी हुई थी, किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया था, वो उसके लिए सरकार रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए। लेकिन जब अखिलेश यादव की ऐतिहासिक भीड़ जुटी यात्रा की, विजय यात्रा की, तो उन्होंने बिल वापस कर लिया। ये सरासर गलत है। मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि उनकी वजह से विपक्ष का आरोप है। वो लगावे विपक्ष का आरोप लगा के क्या करेंगे? अभी तो धीरे धीरे उनके घर के लोग ही पार्टी में आ रहे हैं, अपने घर में उनकी शांति नहीं है और वो भाई भतीजावाद है। क्या मैं कह सकता हूँ कि सद्दाम भाई कभी अखिलेश यादव की जगह पे मुख्यमंत्री बन जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए? कभी नहीं हो सकता है। ये तभी होगा
क्योंकि वहाँ भाई भतीजावाद है, वहाँ उनके घर का उनकी बहू उनका भाई जो है उसमें पार्टी में कुछ बड़ा पद नहीं पा सकता है। मुलायम सिंह यादव जी में है मानी, तो उनके नीचे फिर उनका लड़का ही बनेगा, फिर अखिलेश यादव जी का बेटा ही बनेगा, वो वहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। इसके बारे में प्रतिक्रिया चाहिए आपकी, क्या है? इन्होंने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं जी। जब 17 का चुनाव था तो मुख्यमंत्री चेहरा दिखाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जी। अरे सॉरी केशव प्रसाद मौर्य जी को, और चुनाव के बाद बनाया किसे गया मुख्यमंत्री? ये जातिवाद नहीं है। किसानों ये बोल रहे किसान नहीं बैठे थे 1.5 साल से धरने पे, तो कौन था? आप नॉर्मल व्यक्ति जाके बैठेगा रोड पे धरने पे? किसान के साथ ये नहीं थे। अखिलेश यादव की जब विजय यात्रा लेकर या मोहम्मदाबाद से निकले थे लखनऊ के लिए, उसी के सुबह इन्होंने किसान बिल वापस कर लिया। इससे पहले वो किसान नहीं, जब किसान नहीं थे तो बिल वापस किया क्यों? किसान नहीं थे तो गोदाम बनाया क्यों? अडानी अंबानी के लिए। खेत हमारा, खेती करेंगे हम, अनाज लेंगे, अडानी अंबानी मालिक हमारे खेत के वो बनेंगे। ये तो उनका विकास है। ये किसानों के साथ है, किसानों को लोन दिया जा रहा है, कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। हम किसान के मरने के बाद उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। ये किसान की बात करते हैं। ठीक है, हम फिर से आपसे बात करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहिए कि बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? हाँ मैडम, बहुत अच्छा मुद्दा है ये जी। एजुकेशन में जो चल रहा है आज के डेट में, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नौकरी में ये जो घालमेल हो रहा है जी। अभी यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, उसके पेपर कैसे लीक हुए और जो 69,000 भर्तियां निकली थी, उस 69,000 में जो आरक्षण का घोटाला हुआ उसमें 3.14% दिया गया बैकवर्ड को आरक्षण, जो कि उतना घपला हो गया। और ये कहते थे कि मेरी नियुक्ति पारदर्शी है। लेकिन जब हमारे देश के युवाओं ने, जो हमारे टेट यूपी टेट और ये जितने हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट जब लखनऊ पे लाठियां खा रहे थे, जब इलेक्शन नजदीक आ गया, तो माननीय जोगी जी को ये समझ में आया कि नहीं, अब एक नौजवानों की बात नहीं मानता हूँ, तो मैं जो गड़बड़ किया हूँ, क्योंकि राजस्थान में मात्र 3,000 भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन जो यहाँ का निदेशक था वो मिस्टेक कर करके और फिर पुनः कम से कम 6,000 साढ़े 6,000 लोगों की नियुक्ति कराई गई है। ये नियुक्ति का इनका घोटाला है। सबसे बड़ा यहाँ मामला ये है कि हमारे देश की जो दोहरी शिक्षा नीति प्रणाली है, इससे हमारा रोजगार छीना जा रहा है। ये जो निजीकरण का रोग सवार है, निजीकरण से हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब तक एक भी सरकारी संस्थान इन्होंने नहीं बनाया, बल्कि जितने बने थे उसको इन्होंने बेचा। और ये कहते हैं कि देश के लिए मैं बेच रहा हूँ, सड़क बेच दिया, लाल किला बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, यानी तमाम तरह को ये बेचते हैं। कौन सी मजबूरी है? महंगाई के मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ डीजल, पेट्रोल, सरसों तेल ही महंगा नहीं हुआ बेटा। महंगाई के नाम पे आप सीमेंट ले लीजिए। सीमेंट जो 2 मिनट केवल दे दीजिए, सीमेंट जो 200 रुपये बोरी थी आज 400 रुपये है। जो सरिया 3,000 क्विंटल की थी वह 6,000 है। जो ये बालू 1,500 और 2,000 रुपये टाली थी वो जाकर के 6,000 रुपये है। यानी किसको हम गिना कि क्या नहीं महंगा हुआ है? शिक्षा इतनी महंगी है। जोगी जी तो बोला हम एजुकेशन की फीस माफ कर देंगे। मैं ये कहता हूँ जो प्राइवेट स्कूल है खुले आपके अंडर में है ना, डबल इंजन की सरकार के अंडर में है ना। एक छोटे से बच्चे का, मेरा छोटा बच्चा पढ़ता है UKG LKG में, उसकी पर मंथ 2,500 रुपये फीस देता हूँ। किस भारत निर्माण की बात करते हैं? मैं कहता हूँ जो अब राशन पता फ्री का दे रहे हैं, आप फ्री का एजुकेशन दे दे, स्वतः देश का विकास हो जाएगा। अभाव है, हम आपसे फिर से बात करेंगे। पेवारू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी सत्ता में आ रही है, क्या करेंगी वो? हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो सबको समान शिक्षा देगी जी। और महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई के लिए एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट में जो 4 रुपये का नमक बिकता था, 15 रुपये का गेहूँ बिकता था, तो यह महंगाई देख ली। आज नमक जो है 18-20 रुपये में बिक रहा है, गेहूँ जो है 15 रुपये में बिक रहा है। महंगाई के बारे में अब कुछ कहना नहीं है, पब्लिक तो देख ही रही है। हमारा जो मुद्दा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में मैं दूंगा। और समान शिक्षा का मतलब है कि अमीर हो या गरीब, सबका लड़का जो है सिलेबस एक होगा। सिलेबस एक का मतलब भले गरीब का लड़का चाटपट्टी में पढ़े और बड़े लोगों का लड़का जो है AC में पढ़े, लेकिन शिक्षा एक होगी तो सबको मतलब कि परीक्षा देने में या यूपी टेट हो या कोई चीज बातें हो, जब हिंदी में पेपर आएगा, उर्दू में पेपर आएगा, कम से कम सबका समान अधिकार तो होगा। सिलेबस एक होगा तो हम परसेंटेज भी बढ़िया पाएंगे और अपना अधिकार भी बढ़िया पाएंगे। ठीक है,
इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? देखिए, इनकी बातों से मैं उतना सहमत नहीं जी। हूँ। जो मेरी अपनी बात है मैं बता दूं, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को सही राह पर लेके चल सकती जी। है। 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया, बीजेपी ने उसे बेच खाया। कुछ बचा नहीं बेचने के लिए सिवाय एक आम जन के। बाकी रेल और आप देख ही रही हैं कि बीजेपी ने क्या क्या बेच दिया। और रहा सवाल, अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वहाँ धरना पर किसान नहीं थे, जो 750 लोग मरे वो क्या खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, ये हमारे देश के नहीं थे। मगर बीजेपी ने देखा कि अब हमारे जब पैर से, हमारे नीचे से जमीन घसक रही है और उन्होंने अपने बिल को वापस ले लिया। यही काम करना था। और ये कहते काला कानून नहीं था। 130 करोड़ जनता बेवकूफ थी, 2 लोग चालाक थे जिन्होंने इस कानून को बैठ के बंद कमरे में बनाया जी। और रातों रात संसद में पास कर लिया। वो चालाक थे, बाकी जो हिंदुस्तान की जनता है वो बेवकूफ थी और रातों रात इस कानून को वापस भी कर लिया। तो जब यही ड्रामा करना था तो पहले ही ये काम ना करते, जो जनता 750 लोगों का जान जाता। और आप कह रहे हैं कि वो वहाँ किसान नहीं थे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास, कारोबार, रोजगार हिंदुस्तान में दोबारा ला सकती है। इससे पहले देख लीजिए, 350 रुपया 10 सिलेंडर का आज 1000 रुपया हो गया। ठीक है संतोष जी, आपकी पार्टी पे आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? आरोप महंगाई पर लगा रहे हैं जी। इन्हें सिर्फ पेट्रोल और ये जो जरूरी चीजें हैं इस पर शिक्षा पे भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, शिक्षा पे भी लगाया इन्होंने। शिक्षा पर अगर देखा जाए, प्राइवेट स्कूलों की जो व्यवस्था है, तो प्राइवेट स्कूल उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। सरकारी स्कूलों की जो सुविधाएं हैं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, प्राइवेटेशन होने के पीछे रीजन भी है। इतने वर्षों में कर्मचारियों की ये दशा हो गई समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस के टाइम में कि कर्मचारी काम करने को कहीं तैयार नहीं है। मजबूरन हर चीज घाटे में। अगर सिलेंडर की अगर बात करते हैं तो सिलेंडर पे सब्सिडी थी, तो सब्सिडी हटी है। तो मुफ्त की खाने से अच्छा है हम अगर पूरा हम उसके जो सरकार, ये चूंकि इंटरनेशनल मार्केट से आता है ये चीजें, ये भारत का नहीं है। पेट्रोल हुआ चाहे गैस हुआ या ये जो चीजें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से आती है। जैसा मार्केट का रेट रहेगा पूरे विश्व का, उसके हिसाब से चलता है, जीडीपी के आधार पर चलता है। ठीक है, हम आपसे एक चीज और और अभी जो महंगाई बढ़ी है, एक मिनट, कोरोना काल में, अभी जो कोरोना काल में अगर देखा जाए तो सारी कंपनियां बंद, सब कुछ जो लॉकडाउन के पीरियड में हुआ है, ये इस पर कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा, और हम महंगाई पर हमेशा से महंगाई मुद्दा रहा है, चाहे कांग्रेस का समय रहा हो, चाहे वो सपा का समय। क्या सपा के समय में महंगाई नहीं था? सरकार गई क्यों? जब इतना अच्छा काम कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार क्यों गई? बसपा की सरकार क्यों गई? बहुत अच्छा लोग काम किए, ठीक है, लोग कह रहे हैं काम किए। कहीं न कहीं कुछ देखिए, हर व्यक्ति को संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता है, और जितनी सुविधाएं हम दिए हैं वो अपने आप में कम नहीं है। ये आरोप बिल्कुल झूठा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपकी पार्टी को छोड़कर सपा पार्टी में चले गए हैं, क्या नुकसान हुआ इससे आपकी पार्टी को? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ कि इसका सबसे बढ़िया जवाब देंगे बसपा के किस कारण से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और भाई साहब के जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी को बसपा के मुखिया जो है बहन मायावती जी ने निकाला था पार्टी से। पहले तो यही प्रश्न का जवाब थे। गलती ये हुई कि इन पर भरोसा करके इन्हें हमने पार्टी में रखा। और एक प्रश्न और है, केशव प्रसाद मौर्य जी पर अभी उंगली उठाया था उन्होंने सपा के की, बोले कि उनका चेहरा दिखा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया। ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कभी भी किसी भी राज्य में किसी व्यक्तिगत किसी का चेहरा दिखा करके हम चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी के नाम पर ही हर जगह चुनाव हुआ था। तो ये सरासर गलत है कि केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। हाँ, हमारे यहाँ जो है भाई स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं, लोगों को जाएंगे नहीं तो विकास कार्य बताएंगे क्यों? वो जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाएंगे ऐसा कहीं कोई बयान कुछ दिखाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधान जी क्या कहेंगे आप संतोष जी की बातों पे? संतोष जी की बातों पर हम कहना चाहेंगे कि सत्ता में है, इन्होंने किया क्या है? सपा सरकार ने 300 से ज्यादा विद्यालय बनाए हैं और उनपे बेरोजगारी भत्ता दिया। अब इन्होंने बात की आवास की, क्या आवास लोहिया आवास नहीं बना? ये बोल रहे हैं कि 2.5 लाख हमने आवास पे दिया। 3,000 रुपए कुंटल के छड़ को 6,000 रुपए कुंटल करके 2.5 लाख का आवास कर दिया, पैसा दुगना कर दिया। क्या फायदा हुआ? ये किसान की बात करते हैं, किस हर मुद्दे पे ये फेल है। अच्छी बात, जामानिया में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जामानिया में किसानों का धान सड़ रहा है,
कोई खरीदने वाला नहीं है। ये किसानों के इतने चर्चित एमएसपी पे बिल क्यों नहीं पास कर देते हैं? दोनों सत्ता में भी डबल इंजन सरकार है, प्रदेश में है, देश में इनकी सरकार है। ये बोलते हैं कि मोदी जी के चुनाव चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। जब मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं तो जनता क्या बेवकूफ है जो बार बार मोदी जी के चेहरे पे वोट देगी? जनता एक बार विकास के मुद्दे पे वोट देगी और अखिलेश यादव को वोट देगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। क्या क्या विकास किया है अखिलेश यादव की पार्टी? अखिलेश यादव की पार्टी ने विकास किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, इकाना स्टेडियम बनाया और आपका वो क्या उसको बोलते हैं विश्वविद्यालय बनाया, लोहिया पार्क बनाया, जयसम मिश्र पार्क बनाया और इन्होंने क्या किया? इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया। ये बना कुछ बदले उसको, अपना कार्य तो होता नहीं है। अब ये मान लीजिए केले का बोतल है, इस पे हम लिखते हैं विकास थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर हम आपसे बात करते हैं। व्यास मुनि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनकी बातों पे? देखिए, बता रहे हैं जितनी सरकारें हैं जी, हम तो ये मानते हैं कि जब वो हमारी बहन जी ने गंगा एक्सप्रेस का नाम दिया था और दिल्ली से आगरा का जब उन्होंने हाईवे बनाया, उसके नगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, इन्हीं लोगों ने जब गंगा एक्सप्रेस का इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट था वो, जब बहन जी ने ये किया, इन दोनों दलों के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया किसान बन करके कि ये जो रोड बन रहा है ये ठीक नहीं बन रहा है। लेकिन जो ये जितनी सरकारें कर रही हैं, उस हमारी नेता की माने बहन जी के सपनों का ये रोड जो है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस की दुहाई दे रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, लेकिन पहली शुरुआत माननीय बहन जी ने दिल्ली से आगरा तक हाईवे बनवाया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां 5-5 बनाई गई हैं। ठीक है, आप सर्च करेंगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा की, तो आज के डेट में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है 5500 एकड़ में। तो हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो एजुकेशन को मानने वाले हैं। सबसे पहला हम जो बल देते हैं एजुकेशन पे, और मैं पिछले वाले डिबेट में भी कहा था कि तीन महापुरुषों ने एजुकेशन पे बल दिया हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, चाहे विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध रहे हो, चाहे हजरत मोहम्मद साहब रहे हो। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था कि पहले तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, मुतहिद हो वो संघर्ष करो, जिहाद करो, जिसको हम हिंदी में संघर्ष कह रहे हैं। तीन महापुरुषों ने एजुकेशन पे, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि हमारे देश की जो भी सरकारें हैं अगर देश के एजुकेशन को फ्री कर दें। कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन जनता का ये कहना है कि जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बनवाई थी। क्या कहेंगे आप इस पे? बहुत अच्छे, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो मूर्तियां बनाया, जितने पार्क बने हैं वो मेरे नहीं है, न मेरे दल के हैं, वो सरकार के हाथ में है, और जो उसका पैसा आता है वो सरकार के खजाने में जाता है, वो बहुजन समाज पार्टी के कोष में नहीं जाता है। इसको जाने और सब लोग हैं, हर पार्टी के लिए हर लोगों को ये बताते हैं, ये र्यूमर ना दे। जो अम्बेडकर पार्क बना है उस पे सरकारी कर्मचारी लगे हैं, टिकट कटता है, पर्यटक स्थल बन गया है। जो बहुत दूर के जो लोग आते हैं वो कांग्रेचुलेशन कह के जाते हैं, बहन कि धन्य बहन जी आपने इतना बढ़िया पार्क बनाया। जो सोनू सूद जी आए थे वो पार्क में उन्होंने घूमा और कई ठो फिल्मों की शूटिंग भी हो गई। वो बहुजन समाज पार्टी के नहीं, वो सर्व समाज का पार्क है, और भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का वो पार्क है, वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। संतोष जी, व्यास मुनि जी की बातों से कितना सहमत हैं आप? देखिए, बस बहुजन समाज पार्टी का जो काम करने का तरीका अपना उनका है, उन्होंने अपनी बात बताया जी। और विकास कार्य को सिर्फ इस ढंग से देखा जाए कि सरकारें सबकी रही हैं, लेकिन विकास कार्य का मतलब यह है कि जब जबरदस्ती किसी भी अच्छी बात को भी काटना। हमने जो जिसका उद्घाटन किया, उसका जिसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन भी किया। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस को ये लोग कह रहे हैं कि हमने हमारे में पास हो गया, ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने किया था, कार्य 5 साल के अंदर उसको बना के रेडी करना। ये जो पुल, ये जमानिया से धर्मपुर पुल है जिसको आप पहले जिक्र आपने किया था, ये पुल जो है किसने पास किया? पास माननीय कैलाश यादव जी विधायक हुआ करते थे, उन्होंने पास कराया मुलायम सिंह की सरकार में, मानते हैं। 20 साल तक वो उपेक्षित पड़ा रहा। इनकी 2 बार सरकारें आई, इनकी भी 1 बार सरकार आई, किसी ने उसको देखा तक नहीं है। 20 साल हम लोग की भी उम्र हो गई ना, देख रहे हैं। जब भाजपा की सरकार आती है तो वो बनता है। ठीक है, संतोष जी, जानना चाहते हैं
कि वर्तमान समय में आपकी जो सरकार रही है, भाजपा सरकार, क्या क्या उन्होंने विकास किया है जमानिया क्षेत्र में? जी जी, हमारी विधायक सुनीता सिंह जी ने, अब मैं जो बातें बोलते जाऊंगा वो प्रमाणित और उसके सारे रिकॉर्ड आप PWD वगैरह से जो सड़कों के बारे में है उन सब विषयों पर जो भी बोलूंगा मैं, उसके सब कुछ प्रमाणित चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं है। इस पर जो भी अपना लोग जवाब दें। ताड़ीघाट 12 मार्ग जिसका अभी चर्चा हो रहा था, मैं वो याद दिलाना चाहता हूँ, जब माननीय मंत्री जी मुख्य विकास बताइए। सारे मुख्य विकास है, मोहम्मदाबाद विधानसभा और जमानिया विधानसभा के चक्कर में वो माननीय मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी उस समय उस काम को, लोग कह रहे हैं कि वो ताड़ीघाट 12 मार्ग का इन्होंने शुरुआत की, कहते हैं कि हमारे टाइम में बना, लेकिन उस समय वो मोहम्मदाबाद और जमानिया विधानसभा के चक्कर में वो रुक गया था। माननीय विधायक सुनीता सिंह जी ने 228 करोड़ रुपए की लागत से उस सड़क का निर्माण कराया, 25 करोड़ की लागत से दिलार नक्सर ताड़ीघाट मार्ग बनवाया, 16 करोड़ की लागत से मलसा ढाणी नक्सर उतरौली वाला मार्ग है, आप देख लीजिए बना है। नाम बोल रहा हूँ, रोड देखते जाइए। ठीक है, आप शांति। 21 करोड़ की लागत से भक्सी दिलार नगर भदौरा मार्ग कचौरी चौड़ीकरण हुआ, 20 करोड़ की लागत से नई बाजार देवैथा मार्ग, 10 करोड़ की लागत से भदौरा दिलार नगर मार्ग, 7 करोड़ की लागत से बरवीन दिलार नगर उसिया गोड़सरा अमौरा मार्ग, वो भी एक तो समय था जहाँ घुटने पर धूल में लोग जाया करते थे, वो दिन हमें याद है। सिर्फ सड़क कार्य नहीं, और क्या आपके सरकार ने विकास किया है? सरकार यानी जमानिया विधानसभा की बात बताऊं ना, तो बता सड़कों, भाई सड़कों की पूरी लिस्ट सुनिए, नहीं तो सुनिए, सड़कों के अलावा बताइए। एक मिनट, चलिए। विधायक निधि योजना से 8 करोड़ लागत से सीसी इंटरलॉकिंग, मुख्य द्वार, 3 शेड, सामुदायिक भवन। इसके बाद शिक्षा में बताइए क्या विकास हुआ है? अब इसमें पूरा मैं बता दे रहा हूँ, अब आप फिर लोगों से पूछते रहिए। विद्यालयों की 4 दीवारियां हुई है, कक्षा का निर्माण हुआ है सब विधायक निधि से। लोक निर्माण विभाग से 700 करोड़ से अधिक की लागत से जो है क्षेत्र के सड़कों का निर्माण हुआ है। गहमर से टीबी रोड स्टेशन तक, गोपाल राम गहमरी मार्ग तक सीसी रोड और नाली निर्माण हुआ है। विधानसभा जमानिया में 9 करोड़ की लागत से राजकीय नोट करिएगा, राजकीय महाविद्यालय गहमर स्थापना हुआ, राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज, ये शिक्षा पर हो गया आपका। ताजपुर कुरा में 12 करोड़ 60 लाख की लागत से राजकीय ITI कॉलेज की स्थापना हुई है। और सुनिए, ठीक है, नहीं और देख दो, सुन लीजिए विकास कार्य हमारे। 15 करोड़ की लागत से हमने आसमान में रोड बना दिया है। तेल नहीं है एम्बुलेंस में, जो एम्बुलेंस हम लोगों ने जारी की थी 102, 208, 1090 गाड़ी खड़ी है अस्पताल में, ये विकास बता रहे हैं। ये ताड़ीघाट मार्ग बता रहे हैं। आप जाइए पांडे मोड़, गड्ढा गिरा रहे हैं, गड्ढा डूब जाएंगे उसमें, आप चले जाइएगा रात तो। और ये विकास गिरा रहे हैं मोबाइल में, उस तरह तो हम नहीं रोड बना देंगे। पानी में बना देंगे, मोबाइल में पानी का रोड बना देंगे। उसके बारे में रिकॉर्ड है, आप देखिएगा। उसके बारे में मोबाइल में नहीं, तो मैं भाई सब पूछिए, आप थोड़ी हमको। माननीय मंत्री जी ने जिस 12 मार्ग की बात कर रहे हैं, ताड़ीघाट मार्ग की, माननीय मंत्री जी ने 2015 में उसको पास कराया था। वो बनकर तैयार हुआ 2018 में। विधायिका जी कब सत्ता में थी? साल रोड बन गई है, काम उसको लगा 15 से। जिस रोड नहीं बना रही है, बात कर रहे हैं, काम कब लगाते हैं इनको मालूम है? ये क्या कहाँ से बात कर रहे हैं? लैपटॉप नेट से बात कर रहे हैं। ज़्यादा लोग बात कीजिए। वो रोड 2014 में बनी है। ठीक है, अगर आपकी सरकार आती है, उसके बाद देवैथा से मिर्चा करवारी आप गई देखी होंगी, वो रोड का सिलापट अगर आप जाके देखेंगी, वो रोड 2013 में माननीय सुभाष जी यादव का सिलापट उस पर लगा हुआ है। ये कहाँ से बात कर रहे हैं? विधायिका जी ने बनाया है। विधायिका जी ने बनवाई दिया है, तो विधायिका जी ने पांडे मोड़ से जिला में बनवाया है। विकासी के मुद्दे पर तो हम चुनाव लड़े थे, लेकिन इन लोगों ने जात पात के नाम पे जनता को गुमराह करके सत्ता में आ गए। लेकिन जनता इस चीज को समझ गई है, इस बार कोई जात पात की राजनीति नहीं होगी। इस बार रोजगार, युवाओं और किसान के मुद्दे की बात होगी। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को मुफ्त सिंचाई देंगे, मुफ्त खाद देंगे। सारी बातें नौजवानों और रोजगार पे। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। विकास ऐसा है कि आप तहसील से अंदर लिंक रोड आप जाइएगा, अभी बारिश हो जाए तो ठेवने भर पानी में आपको हेल के दुरैया निकलना होगा। यही
35 साल में विकास हुआ है। जी। रोड तो आपने बना दिया एक्सप्रेस की तरह चलने के लिए, मगर दुर्घटना के लिए एक अस्पताल आपने विकास के लिए नहीं बनाया। शिक्षा के लिए बच्चों को दूर दराज या प्राइवेट स्कूलों में जाना होता है, शिक्षा आपने एक स्कूल नहीं बनाया। ये आपने विकास को गिना दिया, यहाँ रोड बनाया, वहाँ रोड बनाया, यहाँ रोड बनाया। आप एक जरूरत की चीज अस्पताल बनाते, आप एक जरूरत की चीज बच्चों के लिए शिक्षा के लिए एक स्कूल बनाते, आपने वो नहीं बनाया। कारोबार के लिए कोई ऐसा जरिया बनाते जिससे लोग खुशहाल होते, और वो चीज आप आपस में लड़ रहे हैं विकास विकास विकास। विकास दरअसल में आपने किया ही नहीं है। विकास तो जब तक कांग्रेस नहीं आएगी विकास देश का नहीं हो सकता। बीजेपी आई सब कुछ बेच खाई, जब तक कांग्रेस नहीं आएगी दोबारा विकास नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। व्यास मनोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार में क्या क्या विकास हुआ? मैडम जी, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जब बसपा की गवर्नमेंट बनी थी जी, दिलदार नगर से जमानिया, जो दोनों हमारे भाई कह रहे हैं, रोड आज चलने की स्थिति में नहीं है। माननीय राजकुमार सिंह गौतम विधायक थे, उन्होंने उसको चौड़ीकरण किया। आज तक उस पर सिर्फ चिप्पी के अलावा कुछ नहीं कर पाए। मेरी सरकार में नई बाजार मोड़ से देवैथा तक मैंने उस रोड को बनवाया। और आप सुना होगा कर्मनाशा पैकेज का, जो मेरी कम विधायकों की सरकार थी, अलायंस थी, उस समय हमने कर्मनाशा पैकेज दिया था, जिस समय स्वर्गीय माननीय राम जन्म जयराम कुशवाहा जी हुआ करते थे। कर्मनाशा पैकेज से पहले नक्सलबाद एरिया में आता था मेरा वो गलदुक तालुका एरिया, उसमें जितने भी नहर से गांव नदी के किनारे सटे हैं, हर गांव को अगर किसी पार्टी ने रोड दिया तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी ने वो रोड दिया। मेरी बहुजन समाज पार्टी ने 2-2 पुलिया दिया था, जिस समय देवैथा से जबुरना पार करने में, दिलदार नगर मार्केट करने में, या सिहानी से इस पार आने में बहुजन समाज पार्टी ने 2-2 पुलिया का निर्माण किया, जो धरातल की चीज थी, जो जरूरी थी। बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपका बगल का गांव है लहुआ, पॉलिटेक्निक विद्यालय का शिलान्यास हुआ, कुछ दूर तक बन भी गया, लेकिन 2-2 सरकारें इन लोगों की आई और किसी ने उस पॉलिटेक्निक विद्या मंदिर पे किसी का ध्यान नहीं दिया। और सब लोग विकास का दम भरे कि मैंने विकास किया, मैंने विकास किया, मैंने विकास किया। तो ये तो सबसे बड़ी प्राथमिक विद्यालय का जो जर्जर हो गया था, बहुजन समाज पार्टी ने टोटल प्रसिद्धि विद्यालयों को अपने रिज्यूम में नया कराया। किस विकास की बात करते हैं कि विकास नहीं करते हैं? तो सबसे बड़ी चीज है, हम इस बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, चाहिए जितना दंत भर लें। मैं क्योंकि भाई भतीजावाद और मैं सांप्रदायिकता की बात नहीं करता हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, उसमें खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। कारण यह है कि बाबा की राज में जितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, ब्राह्मण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, डरा सा महसूस कर रहा है। आज ब्राह्मण जो है बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए, बहन मायावती जी के नीतियों में विश्वास करते हुए आज 100 के 100% ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने जा रहा है। कितना सहमत है? कहने का मतलब हमारी तो नई पार्टी है, हम इन लोगों की बातें से सहमत नहीं है। ये लोग हमेशा वोट लेने के लिए हम लोग को हिंदू मुस्लिम तो कह लेते हैं, लेकिन सरकार में जाते हैं तो सबको भूल करके सभी लोग अपना काम करते हैं। हमारा कहने का मतलब हमारी पार्टी हक हिस्से की बात करती है। 80 तो हमारा है, 15-20 में भी बंटवारा है। एक थाने में आप चले जाइए, सरकार गवर्नमेंट में अगर 10 पुलिस है तो 7 तो यादव मिलेंगे। ये जात पात का काम हुआ है। हमारा कहने का मतलब यही है कि ठीक है, हक 100 अगर पुलिस की भर्ती निकलती है, 20 अपना कर दो, 5 लोहार का भी कर दो, 5 गुहार का भी कर दो, 5 हमारा भी कर दीजिए। बालू का ठेका है, दारू का ठेका है, सड़क का ठेका है। अभी ओम प्रकाश की सरकार 27 साल यहाँ शासन में रहे हैं, किस लोहार को उन्होंने टेंडर दिया, किस लोहार कुहार को टेंडर दिए हैं? सब तो नहीं के लोग काम किए हैं। 5 साल सुनीता सिंह रही है, हमारे संतोष जी ने गिना दिया है, पूरा पता नहीं क्या खरब गिना दिए हैं पैसा, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। इसमें हमारा भी कोई हक हिस्सा है? हमारे भी लोग अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे? खाली यही लोग पैसा कमाएंगे? शासन सत्ता में रह करके शासन सत्ता के पैसे का इन्होंने दुरुपयोग किया है। हमारे समाज के लिए, हमारे अल्पसंख्यक या हमारे जो ओबीसी के लोग हैं उनके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, संतोष जी क्या कहना चाहेंगे आप इनकी बातों पे? मैं तो बसपा और कांग्रेस दोनों लोगों के जो प्रश्न थे उनका जवाब देना चाहूँगा जी। आपने कहा कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं होना, हॉस्पिटल का कोई व्यवस्था नहीं मिला है। अभी मेडिकल कॉलेज पास हुआ, उद्घाटन हो गया उसका, सभी को पता है, गाजीपुर में।
ये कितना बड़ा अपने आप में जिले में आजादी के बाद से ये कोई विकास नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा कार्य किसी ने क्यों नहीं कर दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा और जमनिया में 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ जो है 30 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो है रही बात यहाँ जमनिया की, तो जमनिया में कुछ नगर पालिका जो इन्होंने मुद्दे उठाए, इनको मैं इनके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि ये नगर पालिका परिषद है, यहाँ का चेयरमैन भी कुछ जिम्मेदार बनता है जो आप ही की समाज से आता है और बसपा का है। वहाँ पर यहाँ पर जो है जमीनें नहीं मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की देन थी जब मनोज सिन्हा जी यहाँ के सांसद थे और ये श्रीमती शारदा चौहान जी अध्यक्ष हुआ करती थी, तब जो है CHC बना बरौनी में, CHC अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब बात कर रहे हैं बरौनी की, तो हम भी आपको बता दें कि हमने भी कुछ दिन पहले वहाँ रिपोर्टिंग की थी, तो हमने भी वहाँ देखा कि आप ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, उसमें तो अभी तक पेंट तक नहीं हुआ है, दीवारें भी पेंट नहीं हुई है। देखिए अभी तो लगा है ना, काम हो रहा है, उसमें जो टेंडर हुए हैं, जो ठेकेदार लिए होंगे वो काम कर रहे हैं, तो ये एक दिन का मान लीजिए उसमें जो चीज पास हो गई है तो आज निकल हो ही जानी है, उसमें हो जाएगा। वहाँ की तो इतनी बुरी दशा थी इन लोगों के कार्यकाल में कि डॉक्टर नहीं बैठते थे वहाँ पर, उसमें जानवर घुमा करते थे, हम लोगों ने देखा है। और हम ही लोग इन लोग के पेपर में पढ़ा करते थे जो है ऑन द स्पॉट में, और ऐसे तमाम कार्यक्रमों में देखते थे कि वहाँ की इतनी बुरी दशा थी कि वहाँ कोई कर्मचारी नहीं, दुनिया भर का जो है उसमें झाड़ झंखाड़ लगा था, सांप बिच्छू जानवर कोई जाता ही नहीं था। आज तो उसका उद्घाटन क्यों कर दिया गया? नहीं, वो तो बनाया गया ना, वो तो भाजपा ने बना दिया। उसके बाद जब इनका कार्यकाल आया बसपा गवर्नमेंट में बना है वो, बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी ने पास कराया था CHC, बसपा गवर्नमेंट में बना है, बसपा भाजपा अलायंस थी वो। नहीं उस समय की अरे बिल्कुल बनाया वो, सरकार में बनाया। लीजिए उसका उद्घाटन कर रहे हैं मनोज सिन्हा जी, अरुण सिंह और श्रीमती शारदा चौहान जी। आप कह रहे हैं कि बसपा ने बनाया, उसका पूरा रिकॉर्ड है, वहाँ जाकर देखिए स्लैब पर। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जैसे हमारे सहयोगी संतोष जी ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है, अभी बना नहीं है, पास हो चुका है, बन जाएगा। उसी तरह टीबी रोड भी तो अपने की सरकार में पास हुई थी, बनी उसके बाद। उसी तरह ये भी रोड तो बनी थी। ये अपने काम को बताते रहे कि एक दिन में नहीं बनेगा, तो उतनी बड़ी टीबी रोड 6 महीने बन जाएगी। ये लोग फीता काटने के लिए इतने उत्साहित हैं जो 12 में पीपा पुल लगा है, नई लकड़ी का पैसा पास कराकर सड़ी लकड़ी लगा दिया जा रहा है। आधा पीपा पुल पे ये लोग फीता काट के उद्घाटन कर दे रहे हैं। और ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, रेवड़ा में हमने अस्पताल बनाया है, हमने स्टेडियम बनाया है, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है, हमने महिलाओं को इसके लिए 10-90 निकाले। इन्होंने क्या किया है? ये बोल रहे हैं फीता काट रहे, फीता हमारे कार्यों का सिर्फ ये फीता काट रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन प्लांट 1 हफ्ते में नहीं बन सकता है, वैसे ही टीबी रोड 6 महीने में नहीं बन सकती है। इन भाई साहब को मालूम होना चाहिए, उस काम को ये अपना किनारा है। विधायका जी फीता काटने में इतनी उत्साहित है। भाई साहब यहाँ बैठे हैं, चले जाइए अभी आप चले जाइए। जब कुआं से आप निकलेंगी रेवड़ा जाने के लिए, तो 2 ट्रैक्टर से अधिक गिट्टी अगर होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और चिलापट लग गया है कि रोड बन गई है। ये इनका विकास कागज में लिख गया है, 12 करोड़ रुपए पास हो गया। पैसा कहाँ गया? किस ठेकेदार के पास गया? किस नेता के पास गया? किस बालू से वसूली हो रही, किस थाने से वसूली हो रही है, ये मालूम ही नहीं है। इनको सिर्फ मालूम है कागज मैनिफेस्टो कि हमने ये किया, हमने वो किया, धरातल क्या किया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कागज में विकास हुआ है, व्यक्तिगत सामने विकास नहीं है। दोनों पार्टियों की यही हाल है, इसीलिए आपस में ये दोनों पार्टियां जो है तकरार कर रही कि हमने विकास किया। दरअसल में सही ढंग से विकास हुआ नहीं, कागज में अभी तक हुआ है। और शिलान्यास हो गया, उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। जब वो बन के तैयार हो, जनता उसे देखे, उससे लाभ उठाए, तब समझा जाएगा कि विकास हुआ है। विकास कागज में हुआ है, और इसी का डर इन लोगों को, तमाम पार्टियों को सता रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा, 7-8 पार्टियों को मिला करके चुनाव लड़ा जा रहा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, अकेला 3-403 सीटों पर, उसे इस बात का कोई डर नहीं है और सत्ता में आ रही है कांग्रेस। जनता समझ चुकी है, खूब अच्छी तरह इनकी किताब को पढ़ चुकी है। बुआ बबुआ और बाबा की किताब को जनता बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुकी है कि कौन सी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है और प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ठीक है व्यास मुनि जी, हम आपकी इस पे प्रतिक्रिया चाहेंगे। अब तो भैया कह रहे हैं बबुआ और बुआ की बात। कांग्रेस अपने नीतियों से भाग करके अपनी दुर्दशा करा लिया।
और मेरा दावा है कि अब वो पुनः कोमे से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि कांग्रेस की गलत नीतियों का नतीजा रहा है कि आज और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर विगत की सरकारों में उन्होंने दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी का ख्याल रखा होता तो आज कांग्रेस की दशा वो नहीं होती। उसी रास्ते पे अब चल रही है भारतीय जनता पार्टी। सबको इकट्ठा करके सरकार बनाने की बात आई तो हमारे भैया ने कहा कि जब जब इलेक्शन आते हैं हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व खतरे में हो गया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तभी हिंदुत्व खतरे में होता है। आखिर क्यों भैया, आप सरकार में और खतरा में कैसे हो गया हमारा हिंदुत्व? क्योंकि उनको सिर्फ उस समय तक हिंदू बनाया जाता है जब तक वोट लेना होता है। जब नियुक्तियों की बात आती होती है तो फिर वो जातियों में डिवाइड हो जाता है, ये कुशवाहा, ये चमार है, अहीर है, ये मियाँ है। मैं आपको बताया ना कि जितनी ये नियुक्तियां हुई हैं 2015 की आईएएस की, उसमें इतना गड़बड़ घोटाला क्रीमी लेयर को ला करके कि अब क्रीमी लेयर से अगर 11 क्लास की नौकरी में दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी के बच्चे जाएंगे तो मेरी बात को मानेंगे नहीं, इसलिए ने क्रीमी लेयर ला करके और उन सबों को नौकरी से वंचित कर दिया। वो बच्चे न तो आपके पास जा सकते हैं, अपनी बात कर सकते, सुन लीजिए एक मिनट प्लीज, न तो आपसे वो बात कह सकते हैं न कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ नौकरी फंसी है और एक तरफ उन सबों का भविष्य है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, ये कभी युवाओं का भला नहीं करता। ठीक है, समय कम है, सबकी बातें सुन लीजिए। संतोष जी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं हिंदुत्व की बात इन्होंने उठाया। मैं हिंदुत्व की बात पर यह कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकाल में या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सिर्फ इन लोगों ने एक समाज का, एक जो है अल्पसंख्यक समाज का की जो है इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति किया। इन लोगों के करने की वजह से, ऐसा करने की वजह से दंगा होते रहे जगह जगह। कोई भी दंगा आप उठा के देखिए, जिस दंगों का मुख्य उस वक्त सरकार किसकी थी, तो कांग्रेस की थी, तो कभी सपा की थी, तो कभी बसपा की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक गुंडे या तो प्रदेश के बाहर है या तो ऊपर है। वही ना, गुंडों पर नहीं सहमत, गुंडे माफियाओं क्यों नहीं है? नहीं सहमत। आप भी, आपकी तो सरकार ने चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, और गुंडे आ गए पार्टी में सब। आपकी तो सूची निकली है हमारे यहाँ जो है। गुंडा का नाम बताइए। लीजिए, नाम गिनाते चले, चलिए ठीक है, उस विषय पर बाद में बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने किया है। टोपी पहन करके अल्पसंख्यक समाज को जो है सिर्फ इन लोगों ने चला है। हकीकत यह है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर ठीक से विकास करके और उनको सुविधाओं का को जो दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और रही बात, आप भाई साहब ने कहा था, सद्दाम भाई ने एक बात बोला था कि मंदिर से रोजगार मिलता है कि नहीं, मुझे याद आया बात, तो मैं उस विषय पर कहना चाहता हूँ बिल्कुल मिलता है मंदिर से रोजगार, बिल्कुल मिलता है। एक आप एक मंदिर बना है, हमारे पान, हमारी आत्मा पर, हमारी अस्मिता पर गुलामी का जो हमारे ऊपर दाग लगा था, वो आज हमारे पास 500 वर्ष के बाद, ये कांग्रेस ने उजागर कर रखा था, 500 वर्ष बाद हमें हमारे जो है आराध्य हमारे प्रभु श्री राम का जो है मंदिर बना। हम कैसे उसको नकार देंगे? क्या अल्पसंख्यक समाज अपने मोहम्मद साहब को, नबी को नकार सकता है? हम कैसे अपने नबी को नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं नकारेंगे। और हम उनके लिए बिल्कुल नहीं ये कहेंगे हमने सरकार बनाई है। एक बात और, हमने अगर मंदिर बनाया है तो हमने शौचालय भी बनाया है, हमने आवास भी बनाया है, सिर्फ मंदिर नहीं बनाया है। हमने हमारा आवास भी हमने बनाया है, जाकर देखिए। और उसका लाभ किसने लिया? सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, महिलाओं की सबसे बड़ी इतनी सुरक्षा है कि रात को 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे रात को भी बिल्कुल बेधड़क जा सकती है। समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे, हम क्या स्थिति थी जवाब छोड़ा। और सुनिए, बिल्कुल दीजिए, आप सब लोग दीजिए ना एक एक। और ये लोग बताएं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित थी। 3 तलाक को लेकर के जो बिल पास हुआ, धारा 370 किसकी देन थी? क्यों क्या बताएं कांग्रेसी की, क्यों धारा 370 लगाई गई थी? ठीक है, 35 से क्यों लगाया? क्यों लाना पड़ा? हमारी सबसे ज्यादा अगर किसी का विकास की है तो अल्पसंख्यकों का, आपने सुना होगा। फिर 2017 में आपने कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया और 2022 में कितने को दे रहे हैं आप? कितने को दिया और कितने को दे रहे? आपने क्यों नहीं अल्पसंख्यकों को टिकट दिया विधानसभा का? आपने एक भी प्रत्याशी नहीं लड़ाया। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को भरोसा तो करिए, सुविधाएं लेते हैं लेकिन भरोसा क्या करते हैं? भारतीय हम तो स्वागत है हमारे आइए। और जातिवाद की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सारे तमाम बिरादरियों को, तमाम जातियों को अपने साथ समेट के राजनीति कर रही है। और इसीलिए केंद्र में
कांग्रेस ही आएगी, राज्य में कांग्रेस ही आएगी। क्या कहेंगे सद्दाम जी इनकी बात? सारे माफिया प्रदेश से बाहर या तो चले गए या तो ऊपर चले गए। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, पुलिस खोज रही है, ये इनको नहीं दिख रहा है। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। 2 बजे रात में बिना घर के परमिशन से बेटी की लाश को टायर से जला दिया जाता है, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हाथरस में कांड। उसके बाद अगर कोई पार्टी जाना चाहती है उस गांव में, तो उस गांव में जाने नहीं देते हैं। मीडिया सुरक्षा की बात करती है। अभी मीडिया की पत्रकारिता महोदय, आपने वो न्यूज देखी होगी, मीडिया की पत्रकारिता महोदय को उन्होंने छीनने की बात की। अभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। महिलाओं की साड़ी छीनने का, साड़ी फाड़ने की उन्होंने काम किया, पर्चा करने नहीं दिया। इसके बाद में पियारू जी की बात करें, इन्होंने बोला है कि उस बात समाज के लिए समाज पार्टी कुछ नहीं किया। पियारू जी, आपको पता होना चाहिए, इसी ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में समाज पार्टी ने आपकी बिरादरी से एक ब्लॉक प्रमुख बनाया है, जो कि इस ब्लॉक में सबसे ज्यादा यादव बीडीसी और उसके बाद मुसलमान बीडीसी हैं। उसके बाद भी हमने आपके जात से, आपके बिरादरी से एक ब्लॉक प्रमुख बनाया है, ये इतिहास बनाया है हमने आपके लिए। इस बात पर आपको सोचना चाहिए। आप सरासर आरोप जो लगा रहे हैं, आपका आरोप पूरा गलत है, पर इस चीज को आप जानिए। और अब ये बात करते हैं, ये हमें बताएंगे कि महिला का सम्मान कैसे होगा, तो 2 बारात में टायर से बेटी की लाश जलाते हैं, ये बताएंगे हमें। समाजवादी पार्टी गुंडों और समाजवादी पार्टी गई क्यों? उसकी सरकार जब इतनी अच्छी थी तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ उसमें गुंडे माफियाओं की वजह से, गुंडा राज की वजह से समाजवादी पार्टी का पतन हुआ, ये हर व्यक्ति कह सकता है। और जनता बताएगी कि समाजवादी पार्टी को में कितनी महिलाएं सुरक्षित थी या असुरक्षित थी, और आज कितनी सुरक्षित है असुरक्षित है। आप एक महिला हैं, आप इस बात को ठीक से समझ सकती हैं, और इसको जनता से आप पूछिए, बिल्कुल मालूम पड़ेगा। महिलाओं से पूछिए कि किस दल में कहां किसकी सरकार में वो सुरक्षित है। बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूं कि इस वक्त कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति जो जहां पे पैसे अवैध वसूली हुआ करती थी, यही जिला है भाई। हमने सुना है, छोटी छोटी बातों पर हम लोगों ने देखा है, माफियाओं का आतंक देखा है हमने। छोटे छोटे छुट भैये जो गुंडे हुआ करते थे, वो भाईजान के नाम पर लोगों को हड़काया करते थे, वो सारी चीजें खत्म हो गई। व्यासमुनि जी, क्या कहेंगे आप इनकी बातों पे? देखिए, ये बात को गोल मटोल घुमा रहे हैं। जो गुंडा माफिया की बात करते हैं, ये जितने गुंडे हैं 38 की संख्या है, जिसमें 150 मुकदमे हैं, 58 मुकदमे हैं, 60 मुकदमे हैं, एक जाति से है। नाम नहीं पकड़ूंगा, मेरा भाई ने हिंट किया है, यही लोग हैं। हम कहते हैं कि हाथरस की बेटी की बात आती है, निर्भया का नाम आपने सुना है? निर्भया जब उसके साथ जब दिल्ली में वो कांड होता है, नहीं कहूंगा उस शब्द को, जब उस बच्ची के साथ वो होता है तो न जाने कितने संगठन, शिवपाल यादव ने क्या कहा था? प्लीज सर आप सुनिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं था। निर्भया के साथ जो घटना घटी, वो बेटी थी, हमारी भी बहन लगेगी, सबकी एक देश की बेटी थी। क्या मनीषा देश की बेटी नहीं थी? क्या मनीषा देश की बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल में उतनी फोर्स नहीं लगाई जाती जितनी उस दलित की बेटी को जलाने के लिए, मेरा सद्दाम भाई ने कहा, टायर से जला दिया गया। धन्य है वो बेटी, उसकी आत्मा क्या कह रही होगी? आप एक बेटी आप महसूस कीजिए कि जिन निर्भया के साथ उन्हें संग तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे किसी दल ने, क्यों नहीं हंगामा किया कि उनको फांसी होनी चाहिए? क्योंकि उसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लोगों ने लड़ा। और जब जानते हैं, लोग कहते हैं यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सिर्फ कहते हैं, लेकिन ये भी ये बात कहते हैं, स्त्री शूद्रो नाभिताम। इन लोगों ने कभी स्त्री को और शूद्र को सम्मान नहीं दिया। आज आप लेकर के जो खड़ी है ना, धन्य, आप अपने घर जाइएगा, एक बाबा साहब की प्रतिमा ले जाइएगा, उनको डेली नमन कीजिएगा। ये जो मैं कह रहा हूं कि स्त्री शूद्रो नाभिताम, इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मैं बगैर संकोच के कह सकता हूं कि इन लोगों ने कहा था कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। कि धन्य है बाबा साहब, हिंदू कोड बिल में आपको व्यवस्था दे दिया। जो दशा दलित की थी वही हमारे हिंदुस्तान की बेटियों की थी। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का धन्य पढ़ो, जाके आप उनसे पूजा। एक मिनट प्लीज, समय का देखिए, बहुत एक मिनट मैं आपसे बात करेंगे। हमारा ये कहना है कि हमारी पार्टी जो जनअधिकार पार्टी है, जमनिया विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और उसका मुद्दा होगा 1585 का। 1585 के मुद्दे पर हमारा प्रत्याशी होंगे साधु कुशवाहा।
वो चुनाव लड़ेंगे और फिर तो मैदान में हम लोग सभी लोग आगे करेंगे, देखा जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी की बात हम लोग करते हुए जब हमारे विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबकी बातों को सुन के मुझे एक लाइन याद आ रही है कि किसी ने क्या खूब कहा है, जुर्म वही किरदार बदल गया, खबर वही अखबार बदल गया। जुर्म वही किरदार बदल गया, खबर वही अखबार बदल गया। सत्ता आज भी सरेआम बदनाम है, कीमत वही बस ठेकेदार बदल गया। मैं सौम्या त्रिपाठी, ज़मानिया न्यूज।